कहां तक पहुंचे थे उस दिन? क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन दिया था, होमवर्क में दिया था। अच्छा, इक्विलिब्रियम के केस पढ़ रहे थे हम लोग। तो इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि साहब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क का वैल्यू 0 होगा, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? 0। ये मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन भी किया था हमने, एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। और मैंने थ्योरेटिकल बात भी बताई थी कि भैया जो जितना पास रहता है उस पर लोड क्या होता है? ज्यादा होता है। और मैंने पाँव स्ट्रेच करके भी दिखाई दे तुम्हें, है ना? जो जितना पास रहेगा लोड उस पर क्या रहेगा? ज्यादा। अब रस्सियां दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस पे थी, लेकिन एक लोड और लटका रखा था। ये मास m1 बोला था, अब ये m2 बोला था। ये रॉड का लेंथ था l, और रॉड का मास था साहब m1। ये बोला था इक्विलिब्रियम में तो ये T1 बताइए और T2 बताइए, यही था क्वेश्चन। आपको यही क्वेश्चन दिया था, इक्विलिब्रियम में T1 और T2 आपको बताना है। ठीक है, ये T1 T2 आपको बताना है। दवाई लगा दे भाई। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम है साहब, एक पॉइंट मान लो ये A है, एक पॉइंट मान लो साहब ये B है, एक सेंटर होगा इसका, सेंटर ये जिस पर m1g काम करेगा, ये m1g, ये C है और एक पॉइंट D है ना? ये एक लाइन में बना के दिखाता हूं मैं सारे पॉइंट थोड़े से जूम करके। एक फोर्स लग रहा है साहब ये T1, एक फोर्स लग रहा है ये T2, एक फोर्स सेंटर पे लगेगा साहब m1g, और एक फोर्स ये लगेगा साहब m2g। अबे लगेगा भाई, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट, ये डिस्टेंस होगी साहब l/2, ये डिस्टेंस l/4। ये क्वेश्चन में दिया था मैंने, ये यहां से यहां तक l/4 दिया होगा, ये l/4। ये लो जो दिया था मैंने वो यहां तुम्हें दिखा दिया, ये भी l/4 होगी। अब मुझे बताओ, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क 0 होगा ना? किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, या सबके? हाँ, सबके रेस्पेक्ट में। तो आसान तरीका बताया था जुगाड़, कि भैया जो निकालना है उसका अपोजिट वाला पॉइंट पकड़ लो। अगर तुम्हें T1 निकालना है तो T2 के रेस्पेक्ट में टॉर्क को 0 कर दो, और T2 निकालना है तो T1 के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0 कर दो। उससे क्या होगा? एक वेरिएबल कम हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि जितने वेरिएबल अपन कम पैदा करेंगे उतने कम पालने पड़ेंगे। अब इक्वेशन बनाना तो अपन पसंद ही नहीं करते, और कोशिश ऐसे करते हैं कि कैलकुलेशन ऐसा हो कि कम से कम वेरिएबल आए। लो साहब, यहां से सबसे पहले मुझे T1 निकालना है, मैं T2 को पकड़ लेता हूँ। T2 के रेस्पेक्ट में, ये B पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क को 0 कर दो। B पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0 करो, बताओ T2 का टॉर्क क्या होगा? B के रेस्पेक्ट में T2 का टॉर्क क्या होगा? अबे B के रेस्पेक्ट में T2 का टॉर्क 0 होगा ना? बचे कौन? ये तीनों। अबे बचे ये और ये, इन तीनों का टॉर्क होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये दोनों क्या होंगे? बी पॉइंट पे लटक रहे हैं। अबे लटक रहे हैं, लटक, है ना? इनको कौन संभाल रहा है? T1। तो भैया इन दोनों के टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? T1। इन दोनों के टॉर्क को T1 का टॉर्क बैलेंस करेगा, कर दो। क्या बोलेंगे साहब? T1 का टॉर्क T1 इंटू एल। M1g का टॉर्क कितना? M1g इंटू l/2। M2g का टॉर्क कितना? M2g इंटू l/4 प्लस l/2। होगा कि नहीं? ये T1 आ गया साहब, एल एल कैंसिल, सॉल्व करो कितना बनता है? ये 3l/4, एल एल कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा? 2m1 प्लस m2 इंटू कितना? g/4। होगा कि नहीं होगा? अब हाँ कि ना बोलो भाई। ये T1 का टेंशन T1 आ गया, ये T1 आ गया आपके पास। ठीक है, हाँ ये 3m2 ये आ गया 2m1 प्लस 3m2 इंटू जी। अच्छा, अब आ जाओ साहब, ये बी, ये तो बी पॉइंट पकड़ा था ना, ए पॉइंट पकड़ो। ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क को 0 करो। बताओ, ए के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क को 0 करें तो ए के रेस्पेक्ट में T1 का टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। बचे कौन? बचे ये तीनों। तो ये तीनों के टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब ए के रेस्पेक्ट में देखो M1g M2g लटक रहे हैं, और वो T1 इनको संभाल रहा है। वो T2 का टॉर्क इन दोनों के टॉर्क के बराबर होगा, है ना? T2 का टॉर्क बोलो, T2 का टॉर्क T2 इंटू एल।
इस समय m1g का टॉर्क वो तो m1g इंटू एल बाई टू, ये m2g का टॉर्क m2g इंटू कितना l/4, तो T2 कितना आ गया? T2 आ गया साहब 2m1 प्लस m2 इंटू g/4। हाँ कि ना बोलो? ये T1 आ गया, T2 आ गया, बहुत आसान। लाए घर से करके, किया कुछ घर पे? तो भैया ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क। तो बहुत आसान तरीका है, जो वेरिएबल हो ना, एक वेरिएबल खत्म कर लो। बोला सर टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 45, उसका डायग्राम क्या क्वेश्चन की जगह सॉल्यूशन में छप गया। उसका डायग्राम जो था ना क्वेश्चन की जगह, है ना, ब्लेंडर गया, आंसर तो फिर भी आ रहा है, क्योंकि उसमें ये मैं कर रहा हूँ ना, ये मतलब खुद को नहीं देखता, ये खुद कचरा है, अंदर गहराई नापो इसकी, पता नहीं क्या क्या निकले, है ना। मतलब फोकट की रमण गतरता है, सारी समस्याएं दुनिया में, ये हो रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा हो गया, है ना, ये हद हो गई। वो खुद को देख तो, है ना, ये होते हैं ना नकारात्मक लोग धरती पे, है ना, बोले क्या बोलूं मैं, ज्यादा बोलूंगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 45 जो था, उसमें दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कोई वेलोसिटी देने का, या तो ये भाई वेलोसिटी इधर इधर दिया जाए, या फिर दोनों को सेम दिया जाए। अब ऐसा भी तो बनता है ना, या तो सेम दिया जाए या अलग अलग दिया जाए, है ना। अब वो देख लो, दो आंसर बन रहे हैं, तो दोनों दो ऑप्शन में दो आंसर हो जाएंगे, दो ऑप्शन है दो आंसर हो जाएंगे, देख लेना। वो दो ऑप्शन है दो आंसर हो जाएंगे उसके। और एक क्वेश्चन नंबर 30, एक क्वेश्चन नंबर 30 में वो एल √3/2 √3l/4 हो जाएगा, √3l/4, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में √3l/4। ठीक है, क्वेश्चन में अगर फिगर वर्ड हटा देना तो कोई घबराहट वाली बात ही नहीं है उसमें, आराम से पढ़ के कर सकता है कोई भी। एक सिरे को वेलोसिटी दिया, दूसरे को वेलोसिटी दिया, अब दोनों को दिया, किधर दे सकते हैं, देखे देख लो, एंगल दे रखा उसने। हाँ भाई चलें आगे, अभी तो होमवर्क में दिया था ना, चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो मैंने दिया इसमें टेंशन बोला, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन पर एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन करो साहब, एक एआईपीएमटी का रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, नॉर्मल रिएक्शन का, लिखो, लिखो साहब, लिखो। रॉड्स, रॉड्स ऑफ वेट W, रॉड ऑफ वेट W, weight W supported by two knife edge, supported by two knife edge, supported by two knife edge, two knife edge P and Q, supported by two knife edge P and Q, P and Q, distance between knife, distance between knife small d, distance between knife small d, small d, and distance of center of mass, distance of center of mass, distance of center of mass from P is x, from P is x. Find out normal reaction, find out normal reaction, normal reaction applied on point P and Q, normal reaction applied on point P and Q, P और Q पे कितना नॉर्मल रिएक्शन है ये पूछ रहा है साहब। ठीक है, ये रॉड है, रॉड को सपोर्ट कर रहे हैं साहब दो चाकुओं से, नाइफ एज, चाकुओं की धार पर ये रॉड टिका रखी है तुमने, है ना, घबराओ मत, चाकू की धार पे रॉड ही है, कुछ और नहीं टिकाया, है ना। कई बार हरकतें देख के टिकाने की इच्छा तो करती है
बाकी रॉड ही टिकाई है, समझ रहे हो। अब रॉड की लेंथ नहीं दे रहा, रॉड की लेंथ नहीं दे रहा, ये बोल रहा है कि दोनों चाकुओं के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, और वो डिस्टेंस कितनी है एक्स। बोल रहा है पी और क्यू बताओ सर। ये बोल रहा है एनपी और एनक्यू बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। एनपी और एनक्यू बताइए, पी और क्यू पे नॉर्मल रिएक्शन बताइए। वो था ना दुखी महिला, किसी को भी पकड़ के अपना दुखड़ा सुना देती है, ये वो है भाई। किसी टीचर को पकड़ लेता है, यहां से जाते वक्त लिफ्ट में किसी को भी पकड़ लेगा, किसी के पीछे चला जाएगा, स्टाफ रूम मजाक उड़ाते रहते हैं फिर इसका। चल ये शर्म नहीं आ रही इसको, बेइज्जती कर रहा हूँ मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, बोला मेरे चर्चे होने लगे, मतलब हद होती है भाई। आ गया अभिषेक भैया। ओए, नाम है भाई उसका यार, तेरा नाम अभिषेक भूल गया क्या? दूसरे नाम से मैं जानता। कहाँ था शनिवार को, कहाँ था तू? रूम पे टेस्ट की तैयारी, बहुत अच्छा गया होगा तेरा टेस्ट। बोले मजे ले रहे हो सर। क्या होता है टेस्ट वाला, संडे मंडे ज्यादा से ट्यूसडे खराब भी जाता है ना, तो वही 2-3 दिन दुखी निकलते हैं। उसके बाद तो मन को समझा लेते हैं यार ठीक है यार, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। मतलब हाँ प्रभु। और कई लोग तो क्या मतलब इन चीजों से बहुत बार गुजर चुके होते हैं, तो टेस्ट की पेपर देने के बाद दोबारा उठाते ही नहीं है। बोले एक बार जो हो गया उसको दोबारा मुड़ के नहीं देखना। पेपर को एनालिसिस करो, अच्छा जाए खराब जाए, टेस्ट पेपर एनालिसिस करो, उसी से इंप्रूवमेंट का पता लगता है करना क्या है अपने को, अपन गलती क्या क्या कर रहे हैं, बार 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 अपन क्या गलतियां कर रहे हैं। कई बार होता है ना कॉमन तरह की मिस्टेक होती है, बोले पढ़ तो खूब रहे हैं, है ना, दिन रात लगे हुए हैं, दुनिया में बाकी काम भी नहीं कर रहे, और लोग दूसरे काम करते हैं हम तो वो भी नहीं कर रहे, हम तो पढ़ ही रहे हैं, है ना, फिर भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कमी रह जाती। अंत समय में मालूम पड़ता है कि बोले 600 टच हुए, उसके नीचे आ गए। कई बोले बोले एकदम से झटका खा के 40-50 पीछे आ गए। होता है, मतलब ऊंच नीच चलती रहती है। तो वो गलतियां एनालिसिस करने की होती है, और उनको हर पेपर देने जाने से पहले देखना होता है कि पिछली बार क्या मूर्खताएं की थी, पेपर में जल्दबाजी कर दी थी, क्या क्या गलतियां करी थी। कुछ सिली मिस्टेक्स तो कॉमन हो जाती हैं, तो ये इस तरह की कैलकुलेशन में जल्दबाजी कर जाते हैं, है ना, क्वेश्चन देख रहे होते हैं दूसरा, टिक कर रहे होते हैं दूसरा। होता है ना कि फटाफट कर लिया, मालूम पड़ा करा तो वो वाला था, और टिक कर दिया ये वाला, है ना, और मालूम पड़ा कि ये भी देख लिया अपन ने, वो भी देख लिया। होता है ना कई बार क्वेश्चन जल्दबाजी में दो क्वेश्चन को एक समझ लेते हैं, है ना, करा तो पढ़ा तो ऊपर वाला, आंसर किया टिक किया नीचे वाले पे, है ना, और बोला हो गया ये तो, और घर जाके देखते हैं तो किया ही नहीं था और आंसर किसी और का ठोका है। क्योंकि हमारी शीट भरते समय अपन क्या देखते हैं, वो तो आंसर देखते हैं ना जो अपने टिक किया होता है। कई बार छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती है जल्दबाजी में। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर कर लेते हैं। तो ये तो खैर सुधारने वाली चीजें हैं, और सुधरती कब है, जब अपन अपनी गलतियां पकड़ें, पेपर एनालिसिस करें, पेपर को लेके बैठे, पेपर के बाद एक आधा घंटा पौन घंटा लगाएं, उसमें देखें किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, मतलब पेपर में बाकायदा लिखो ये 45 में से भैया ये 4 क्वेश्चन छोड़े थे। अब वो छोड़ने का कारण क्या था, बोले फॉर्मूला याद नहीं था, आता ही नहीं था, उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं था, जो भी रीजन था उसका एनालिसिस करो, वो 4-5 क्वेश्चन छोड़ने का रीजन क्या, उसको उसके उसके इंप्रूवमेंट के बारे में सोचो, चैप्टर ढंग से पढ़ो, है ना, अगली बार ऐसा कुछ ना हो। मतलब एनालिसिस करोगे तो पता लगेगा ना यार, 4-5 क्वेश्चन अपन इसलिए छोड़ रहे हैं कि भाई आते नहीं थे अपने को, क्यों नहीं आते थे, टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं था या क्वेश्चन वाकई टफ थे, वो एनालिसिस करो। अब ठीक है 40 क्वेश्चन करके आए, 40 में से मान लिया 35 सही हुए, 5 गलत हुए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे तो एग्जाम्पल ये भी ले सकता हूँ कि सब 15 गलत हुए, है ना, समझ रहे हो? अब वो 15 गलत हो रहे तो हद से ज्यादा मूर्खता है फिर तो। क्या होता है कई बच्चे तो न्यूमेरिकल में भी रिस्क लेते हैं, यार आवाज आ रही है ये वाला होगा, न्यूमेरिकल में आवाज आ रही है बोले ये वाला होगा। एक भाई अभी अभी
परसों तरसों शनिवार को फोन आया था एक का, है ना, एक शनिवार को फोन आया, उसने क्या किया, वो समय कम पड़ा इस साल एपीएमटी के समय, नीट के समय पेपर में उस समय कम पड़ा, तो वो सेक्शन बी जो था, उस सेक्शन बी के 10 उसने दो 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 एक साथ भर दिए, एक साथ दो 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 लाइन से भर दिए भाई। अब बोला कि सर उसमें से एक भी सही नहीं हुआ, बोल रहा मैं वो हटा रहा था, वो दो 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 हटा रहा था, मतलब वो नहीं करता, नहीं भी करता तो 605 नंबर आ रहे थे, है ना, और वो करने से माइनस और हो गए। वो मतलब अगर वो उन क्वेश्चन को हटा दूं, वो सारे के सारे जो 10 गलत हुए, है ना, वो 10 हटा दूं, मतलब फिजिक्स में किया उसने ये काम, मुझे बता रहा था खुश होकर के, है ना, कि मतलब सर खुश होंगे, इनाम देंगे, शाबाशी देंगे, है ना। हाँ, घर घर में बैठा था मैं, तो फोन पे ज्यादा उसको श्लोक दे नहीं पाया, वरना कहीं आमने सामने मिला था तो अच्छे वाले उसको। घर पे फोन आते हैं तो कई बार बड़ी शालीनता से बात करनी पड़ती है, मतलब सामने सामने मिलता है बच्चा तो देसी भाषा में कर लेते हैं बात, घर पे थोड़ा मतलब क्या बच्चे हैं, बीवी भी बहुत ध्यान देती है मैं कैसे बात कर रहा हूँ। किससे विससे नहीं भाई, मतलब बोले ज्ञान मिल जाता है, बोले बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे सुनेंगे ऐसी भाषा सुनेंगे। अब अपन तो यार बच्चों को समझाने के लिए किसी भी भाषा में चल जाते हैं ना, अब जैसे समझे वैसे समझाओ यार, काम अपना समझाने का। अब बच्चा जैसे समझे वैसे समझाओ, तो पता लग जाता है उसकी बातचीत से समस्या का पता लग जाता है, बच्चे से बातचीत करते हैं तो पता लग जाता है ना कि यार कि इसको समस्या क्या, फिर कैसे इसके इसके दिमाग में कैसे बात घुसेगी। मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहा मेरी बात, तो उसको कैसे समझानी है। अब वो कई बार घर पे जोश जोश में फोन पे निकल जाता है, तो उसका ज्ञान मेरे को परम ज्ञान मिलता है फिर। ठीक है, तो चलो भाई, कहाँ थे हम, मैं क्या बोल रहा था। हाँ, चाकू चाकू, तो भैया चाकू पे रॉड को टिकाया है, समझ, रॉड को टिकाया है। अब इक्विलिब्रियम है, बताओ, तो इक्विलिब्रियम है तो यहाँ कौन सा पॉइंट पकड़ूं, अगर पी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो क्यू पकड़ लूं, और क्यू का निकालना है तो पी पकड़ लो। लो साहब, मैं नेट टॉर्क जीरो कर देता हूं क्यू के रेस्पेक्ट, क्यू के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क जीरो करता हूं तो सबको पता है ये इस एन क्यू का टॉर्क तो जीरो होगा, होगा, बचेगा कौन, पी, पी का टॉर्क इस वेट के टॉर्क को बैलेंस करेगा। बोलो पी का टॉर्क कितना, एनपी इंटू कितना डी, वेट का टॉर्क कितना, वेट का टॉर्क कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस डी माइनस एक्स, तो आंसर कितना होगा, ये होगा डब्ल्यू इंटू डी माइनस एक्स, होगा कि नहीं। लो साहब, पी पॉइंट पर टॉर्क आ गया डब्ल्यू इंटू डी माइनस एक्स अपॉन कितना डी आ रहा है। ये लो, अब आ जाओ साहब पी पॉइंट पकड़ लो, पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क को जीरो करो, पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क को जीरो करता हूं तो वो एनपी का टॉर्क तो जीरो हो गया, बचे कौन, एनक्यू का टॉर्क और डब्ल्यू का टॉर्क, बैलेंस कर दो, है ना। बोलो डब्ल्यू का टॉर्क कितना है, डब्ल्यू इंटू एक्स, और उसका टॉर्क कितना है, एनक्यू इंटू कितना डी। लो साहब, क्यू का टॉर्क आ गया डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन डी। अरे भाई, एआईबीएमटी में ये वाला पूछा था, एक पूछा था उसने, मैंने दोनों ही निकाल दिए, अरे दोनों ही निकाल दिए भाई। ठीक है, पी और एन अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क जीरो, हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में जीरो। सॉल्व करने का आसान तरीका भैया, एक पॉइंट पकड़ लो, सारे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, कर लोगे भाई। एक और लो साहब, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें दीवार दिया हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दी हुई, एक वर्टिकल वॉल, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वर्टिकल वॉल, ये होगा साहब वर्टिकल वॉल, ये एक रॉड हमने इस पे टिका दी, ये रॉड टिका दी साहब, ये रॉड टिका दी, टिकी हुई रॉड दिख रही है भाई, ये रॉड 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 रॉड, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो फ्रिक्शन होना चाहिए कि नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो फिर तो वो एनएलएम के कांस्टेंट मोशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये सिरा भी फिसलेगा ये भी फिसलेगा, याद है वहां वेलोसिटी निकालती, एक सिरे का देख के दूसरे का, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम है तो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन बोल रहा है साहब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन है, तो इक्विलिब्रियम अगर है तो बोल रहा है फ्रिक्शन बताइए और नॉर्मल रिएक्शन बताइए। रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ l है, ये एंगल थीटा दे रहा है साहब, ठीक है, ये रॉड की लेंथ l, ये रॉड का लेंथ दिया है साहब l,
ठीक है, ये मास m, मास m आपसे बोल रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर है N1, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर है N2 और एक फ्रिक्शन फोर्स है ये F फ्रिक्शन ये है, ये बोल रहा है फ्रिक्शन बताओ सर। ठीक है, N1 N2 F फ्रिक्शन, N1 N2 और F फ्रिक्शन। वर्टिकल में फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन यहां है, ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। ठीक है, ये वर्टिकल स्मूथ सरफेस, ये वर्टिकल स्मूथ वॉल है और ये रफ है। ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में N1 बताइए कितना होगा, N2 बताइए कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स बताइए कितना होगा। N1 N2 और फ्रिक्शन, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अपने मॉड्यूल में भी एक्सरसाइज थर्ड का एक क्वेश्चन है ऐसा, अपने मॉड्यूल में भी एक्सरसाइज थर्ड में एक रॉड का क्वेश्चन है, वो थोड़ा इजी है। रॉड वाला तो बहुत इजी, वो एक्सरसाइज थर्ड वाला। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कर रहे हो? ठीक है, ये रफ सरफेस और ये स्मूथ सरफेस। आपसे बोल रहा है कि बताइए इक्विलिब्रियम है, तो फ्रिक्शन बताइए, N1 बताइए, N2 बताइए। क्या ये चल रहा है, क्या ये घूम रहा है? अब बोलो क्या चल रहा है, क्या क्या घूम रहा है, क्या नहीं घूम रहा? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल भी है ना। अब यहाँ क्या करो साहब, नेट फोर्स भी जीरो कर दो, तो स्मार्ट वर्क करो, जिससे जल्दी आंसर आए वो काम करो। नेट फोर्स जीरो कहाँ, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कि दोनों में? दोनों में। देखो वर्टिकल वाला वर्टिकल को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा। देख के बताओ वर्टिकल में कौन है? वर्टिकल में एक तो mg है, एक तो mg है, ये सेंट्रोमास पे लगता है ना, और एक कौन है N2, कोई इनके अलावा, इनके अलावा कोई और? तो N2 बराबर mg, तो N2 तो आ गया, तो N2 बराबर mg आ गया, है ना। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, N1 और कौन, फ्रिक्शन, तो N1 बराबर फ्रिक्शन आ गया। अब दोनों में से कोई भी एक निकाल लो, दोनों अपने आप आ गए। अब N1 निकाल लो या फ्रिक्शन निकाल लो, दोनों अपने आप आ गए। ठीक है, तो अब ये तो मैंने क्या किया साहब, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाया, नेट फोर्स जीरो किया, नेट फोर्स जीरो किया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आंसर क्या बना, हॉरिजॉन्टल से आंसर बना साहब N1 बराबर फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम लगाया तो N1 बराबर F फ्रिक्शन, होगा कि नहीं होगा? वर्टिकल में इक्विलिब्रियम लगाओगे, ठीक है, ये वर्टिकल में इक्विलिब्रियम लगाओगे तो क्या आएगा साहब, ये आएगा N2 बराबर mg, N2 बराबर mg आएगा भाई। ये हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम, वर्टिकल में इक्विलिब्रियम, तो N2 तो आ गया, N2 तो आ गया। अब N1 निकाल लोगे तो फ्रिक्शन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करो, नेट टॉर्क को जीरो करो। बताओ नेट टॉर्क किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जीरो होगा? ये पॉइंट में बोल देता हूं ए, ये पॉइंट बोल देता हूं सेंटर सी, ये पॉइंट बोल देता हूं बी। बोलो किसके रेस्पेक्ट में? अबे हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में। नेट इक्विलिब्रियम क्या है, खाली बी के रेस्पेक्ट में? खाली सी है क्या? हर पॉइंट। कौन सा पकड़े हैं अपन, अपन अपने को सोचना है। हाँ, ज्यादा वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो। ये वाला पकड़ोगे तो इसका टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, बचेगा इन दोनों का टॉर्क, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो स्मार्ट वर्क करो ना यार, जो निकालना है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्यों जबरदस्ती बोल दिया अपन। इसको पकड़ लो, N2 का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, बचा कौन, N1 का टॉर्क और mg का टॉर्क, है ना। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, इस mg की एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ l/2 होती है कि नहीं? ये अगर l/2 होती है तो ये l/2 cos थीटा हो गया। अरे हुआ कि नहीं, है ना। ये N1 की डिस्टेंस बोलो, N1 का डिस्टेंस बोलो, N1 का, ये पूरी लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, ये पूरा L cos थीटा, तो ये L sin थीटा होगा कि नहीं? ये लो, ये L sin थीटा। मैं क्या कर रहा हूं साहब, बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क को जीरो कर रहा हूं। अब बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क को जीरो करता हूं तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो गया। अरे हो गया भाई, अरे बोलो बोलो, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो और N2 का टॉर्क भी जीरो, है ना। बचेगा कौन, बचेगा N1 का टॉर्क और mg का टॉर्क। N1 के टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा, mg का टॉर्क, यही करेगा ना। बोलाओ N1 का टॉर्क बोलो, N1 का टॉर्क बोलो कितना होगा, N1 इंटू L sin थीटा। mg का टॉर्क बोलो, mg इंटू कितना, L/2 cos थीटा। ये लो N1 आ गया, L से L कैंसिल, यहां से कितना आ गया, ये आ गया mg/2 cot थीटा आ रहा है। जितना N1 होगा मुझे बताओ उतना ही फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? अब जितना N1 उतना फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा?
ये फ्रिक्शन आ गया, N1 आ गया, और N2 तो कितना है, N2 तो ऊपर निकाल ही लिया, mg आ गया आंसर। तीनों पूछ रहा है, तीनों आ गए सर, ये लो, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई? बहुत आसान कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, क्या होता है, चल भी नहीं रहा, घूम भी नहीं रहा, नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। अब नेट फोर्स जीरो करने का फायदा मिला मुझे, साफ साफ दिखा, हॉरिजॉन्टल वाले ने हॉरिजॉन्टल को संभाला, वर्टिकल ने वर्टिकल, है ना, उससे पता लग गया N2 आ गया mg। अब क्या निकालना है, अब खाली N1 निकाल लो तो फ्रिक्शन अपने आप आ जाएगा, तो उसके लिए नेट टॉर्क को जीरो कर दो। अब हमें बताया वो तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी जीरो होता, बी के रेस्पेक्ट में भी जीरो होता, सी के रेस्पेक्ट में भी जीरो होता। ऐसा पॉइंट पकड़ लो जिसपे ज्यादा फोर्स लगती, और ज्यादा का टॉर्क जीरो हो जाएगा ना, कम का निकालना पड़ेगा। अगर सेंट्रो मास पकड़ता मैं तो mg का ही टॉर्क जीरो होता, फिर वो N1 और इन दोनों का टॉर्क निकालना पड़ता, है ना, और नए वेरिएबल पैदा होते। तो बता ना, ज्यादा पैदा नहीं करने अपने को, क्योंकि ज्यादा पैदा करो तो पालने भी पड़ते हैं ना, कैलकुलेशन क्यों लेंदी करें। ठीक है, मैं मॉड्यूल है अपने पास एक इसी प्रॉपर्टी पर, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन है साहब, है मॉड्यूल किसी के पास? अभी करो करो, मेरे सामने करो, घर तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता, है ना, अब मैं थोड़ा ध्यान दूंगा तुम्हारे ऊपर, है ना, जल्दी लाओ, मॉड्यूल दो। सबके पास होगा भी नहीं तो क्वेश्चन लिखो। एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो। ये आ गया ना सबका? लिखो, ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल। A ladder rests against a frictionless vertical wall. Frictionless vertical wall with its upper end, with its upper end, with its upper end 6 meter above the ground. 6 meter above the ground. 6 meter above the ground. And the lower end, and the lower end 4 meter away, 4 meter away the wall, 4 meter away the wall, 4 meter away the wall, the weight of the ladder is 500 Newton, 500 Newton, 500 Newton, and its center of gravity, and its center of gravity, and its center of gravity at 1/3 distance from the lower, 1/3 distance from the lower end, 1/3 distance from the lower end, 1/3 distance from the lower end, from lower end. Find out normal reaction applied on wall, normal reaction applied on wall. सिर्फ वो N1 पूछ रहा है साहब, N1, ये N2 नहीं पूछ रहा, ये फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा। पूछ लेता तो भी हमने को पता कि ये यहाँ पर क्या है, ये फ्रिक्शन और N1 तो बराबर ही है ना, जब हमने को बताया N1 फ्रिक्शन बराबर है, और हमने को बताया N2 बराबर mg है। इसने नहीं पूछा, इसने तो ये पूछा खाली N1 बताओ। तुम तो सब बता दो, N1 भी बता दो, N2 भी बता दो, फ्रिक्शन ही बता दो। N2 में बता देता हूँ, N2 कितना, 500 न्यूटन। N2 कितना पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, है ना। अब फ्रिक्शन और N1 बराबर होगा। ये बोल रहा है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज होगा ना यार, है ना। ये कितना है साहब, 1/3 पर है, या ये तो L/2 होता है, ये कितना है, ये 1/3 है, L/3 है, मतलब ये लेंथ, ये टोटल की 1/3 है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है। बताओ N1 बताओ, बताओ बताओ। ये सबको पता है N2 बराबर mg, तो आंसर कितना होगा, N2 तो 500 न्यूटन होगा। ये टॉर्क को जीरो करना है साहब, ये N1 निकालना है,
तो ये टॉर्क को जीरो करना है साहब, बी के रेस्पेक्ट में कर दो। तो बी से डिस्टेंस बोलोगे इसका साहब टोटल का 1/3, ये 1/3, और टोटल हाइट वाइट दे ही रखिए 6 मीटर। ये दोनों का टॉर्क बराबर कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लो, अवश्य भाई इतना आसान यार, क्या कर क्या रहे हो। N1 का टॉर्क कितना होगा, N1 इंटू 6, अरे बी के रेस्पेक्ट में ये होगा 500 इंटू कितना, 1/3, 1/3 किसका, अरे 1/3 किसका, अरे ये L/2 है, तो ये कितना था, L/2 cos थीटा, अरे L/2 cos थीटा, वो थीटा वीटा ना देके डिस्टेंस बोल रहा है 1/3 है। कौन सी डिस्टेंस, क्या लेंथ की 1/3 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। L/2 का 1/3 तो ही नहीं सकता ना, है ना। ये 4 का होगा, 4 का होगा तो 4/3 कर दो, 4/3 कर दो, सॉल्व करो कितना, ये 2000 डिवाइड बाई 18, 111, करो सॉल्व। जो N1 होगा वही फ्रिक्शन होगा, कितना आंसर 111 दे रहा है। N1 बोलो कितना, चलो आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, हो गया क्वेश्चन, है ना। 1/3 किसका, इसने कुछ पिक्चर में क्लियर नहीं किया, मतलब क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया 1/3 किसका। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर एंड से 1/3 डिस्टेंस, भाई किसकी 1/3, किसकी 1/3, नहीं लोअर एंड से 1/3 बोला, मैं कहां से 1/3 लूं, कुछ क्लियर नहीं कर रहा। इसका 1/3 करता हूं तो 2 मीटर, अगर ये 2 मीटर लेता हूं तो कितना बनता है, ये 2, नहीं ये 2 लेता हूं तो 2 से 2, ये 2/3 ऑफ 500, तो 111 नहीं है ना। ये इसको सॉल्व करो ना, ये आ रहा है ना कदम, तो सही बात है ना। ये जो भी था टोटल उसका 1/3 होगा ना यार, ये 4/3, ये 4 का 1/3 यानी 4/3, समझ पा रहे हो भाई, ये लैंग्वेज ही ऐसा है। ठीक है, आ जाओ साहब, तो इक्विलिब्रियम के बाद बात आगे बढ़ाएं। अब अगला कंसेप्ट है साहब टॉर्क का, जिसमें यूज होता है वो है टॉपलिंग। टॉपलिंग मतलब पलटना, ये पलटना, गाड़ी पलटना तो मैं सिखा चुका हूं तुम्हें, अरे गाड़ी का पलटना, गाड़ी को पलटने से रोकना मैं सर्कुलर मोशन में सिखा चुका हूं तुम्हें। क्या पलटने का अधिकार खाली गाड़ी को है क्या, किसी और को भी पलट सकते हो क्या, है ना। अब पलटने के लिए क्या करना पड़ता है, ये अपनी हिंदी पिक्चर का हीरो तो क्या बोलता है, हीरोइन को बोले पलट, वो पलट जाती है ना। अब ऐसे थोड़ी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने खड़े हो जाओगे बोले पलट, पलट गया। ये भैया सिर्फ पिक्चरों में दिखाते हैं, वास्तविकता में हाथ लगाना पड़ता है, मतलब फोर्स लगाना पड़ता है। अब फोर्स कहां लगाना होता है तो तुम समझते हो, गलत जगह हाथ नहीं लगना चाहिए। एक्सेस ऑफ रोटेशन पे हाथ लगा के क्या घुमा सकते हो, पलटने का मतलब चलाना कि घुमाना, तो घुमाने के लिए हाथ तो लगाना पड़ेगा ना। चलो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं तुम्हें, एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे सामने। देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था साहब, ये यहां पर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था, इसका मास m था। मुझे बताओ इसका वेट सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा कि नहीं करेगा, अरे वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा ना, कितना होगा mg। मुझे बताओ ये नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगा तो ये नीचे सरफेस से रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, जो हिस्सा कांटेक्ट में होगा उसको मिलेगा। तुम बेंच पे बैठे हो तो जो जो हिस्सा बेंच के कांटेक्ट में है, लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों वाले, तो वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ना, अरे बराबर बराबर मिलेगा, है ना। इस हिस्से को भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, है ना। ओवरऑल जो भी मिलेगा उसका रिजल्टेंट एकदम सेंटर में आएगा कि नहीं आएगा,
मतलब इमेजिन करके देखो, रिजल्टेंट सेंटर में आता है। अरे समझ रहे हो, है ना? ये रिजल्टेंट आएगा एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आएगा, सेंटर ऑफ मास पे आएगा, मतलब बराबर बराबर अगर दोनों तरफ टिका रखा है तुमने। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम इसको टिका के रखना कि पलटना? हाथ लगाओगे? अरे हाथ तो लगाना पड़ेगा ना, फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? भले ही तुम उठाने के लिए कैसे भी अंदर से इंटरनल लगाओ, एक्सटर्नल लगाओ, लगाना तो पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। तो साहब इसको मैं जैसे ही हाथ लगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा उठेगा कि नहीं उठेगा? ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा हवा में आएगा कि नहीं आएगा? तो जो हिस्सा हवा में आ जाएगा, उस हिस्से को थोड़ी नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन उसको मिलेगा जो कांटेक्ट में होगा। मुझे बताओ, कांटेक्ट में अब क्या पूरा रहा? क्या कांटेक्ट में पूरा नहीं रहा? देखो मैं फोटो बना के दिखाऊं, देखो ये इस तरह का केस, इतना हिस्सा कांटेक्ट में और इतना हिस्सा हवा में आ चुका है। ये हिस्सा हवा में आ चुका है ना? ये हिस्सा हवा में आ चुका है। ये साहब इतना हिस्सा कांटेक्ट में है। मेरी बात पकड़ में आई साहब? ये इतना हिस्सा कांटेक्ट में। मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन इतने हिस्से को मिलेगा? अच्छा वेट कहाँ काम करेगा? वेट तो वही सेंटर ऑफ मास पे। अरे वेट तो अभी भी एमजी पे, एमजी तो सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा ना। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर में मिलेगा या इतने हिस्से को मिलेगा? तो इतने हिस्से का जो सेंटर होगा वहां मिलेगा ना। तो थियोरेटिकल बात बताओ साहब, नॉर्मल रिएक्शन हाथ लगाने से शिफ्ट होता है कि नहीं होता? हाथ लगाने से नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है कि नहीं होता है? हम क्या चाह रहे थे? हम पलटना चाह रहे थे। एक हाथ लगा के पलट सकते हो क्या? अरे मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, कोई बोलता है कि मैंने एक हाथ लगा के घुमाया, सच बोलता है झूठ बोलता है? एक हाथ लगा के कोई घुमा सकता है क्या? एक हाथ चाहिए कि दो? एक चलाने वाला और एक तो रोकने वाला। कौन दिख रहा है? कोई फ्रिक्शन होना चाहिए। यहाँ दूसरा कौन होना चाहिए? हाँ तो ये बताओ, इस फोटो को देख के बताओ, एक हाथ है कि दो हाथ है? तो दूसरा फ्रिक्शन होगा कि नहीं? कहाँ लगेगा? ये फोर्स की डायरेक्शन में, उसके अपोजिट यहाँ लगेगा। ये लो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, ये फ्रिक्शन यहाँ लगा दिया मैंने। अब मुझे बताओ, अगर ये पलटता है तो किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पलटेगा? गलत बात, ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पलटेगा। अबे इस पॉइंट ये पलटेगा, ऑब्जेक्ट तो ऐसे पलटेगा ना। ये सेंटर मास के रेस्पेक्ट में पलट रहा है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? इस पॉइंट के। तो मुझे बताओ, क्या फ्रिक्शन कोई टॉर्क देगा क्या? अरे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन का कोई टॉर्क होगा क्या? टॉर्क किसका होगा? एफ का। टॉर्क एमजी का होगा? अबे एन का भी होगा। चलो टॉर्क चेक करो, ये एफ का टॉर्क कैसा होगा? पलटने वाला। ये कैसा? क्लॉकवाइज। अब होगा वो डंडे वाला तरीका, याद करो। डंडा, डंडे का एक एंड रखेंगे और फोर्स लगाएंगे। बताओ डंडा किधर घुमा? क्लॉकवाइज। ये एन वन को पकड़ो, ये डंडे का एक एंड रखो, ये फोर्स लगाओ, N1 फोर्स लगाओ, ये N1 फोर्स लगाओ, ये भी कैसे घूमेगा? ये भी क्लॉकवाइज। अबे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इधर आओ, इधर आओ, ये सेंटर मास पे आओ, है ना? ये देखो, ये एमजी का टॉर्क, एमजी कैसे घुमाएगा? ये एमजी नीचे लगता है, ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अबे आसान भाषा में बोलूं तो ये देखो, ये फोर्स पलटना चाहता है, एन भी पलटना चाहता है, लेकिन ये एमजी क्या चाहता है? ये पलटना कि पलटने से रोकना? यही तो नीचे ला रहा है बेचारे गरीब को, यानी ये पलटने से रोक रहा है। इस फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा? 0। अब मैं धीरे धीरे इसको फोर्स और बढ़ाऊंगा, तो ये क्या होगा? थोड़ा थोड़ा हिस्सा और उठेगा और उठेगा और उठेगा। ये और उठेगा तो नॉर्मल रिएक्शन और शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? अंत में नॉर्मल रिएक्शन कहां पहुंच जाएगा? अंत में नॉर्मल रिएक्शन कोने पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? लास्ट में जब ये कोने पे पहुंच जाएगा तो क्या ये कोई टॉर्क देगा क्या? मुझे बताओ, ये वाला फोटो देख के बताओ। ये लो, ये उठते उठते ऐसा हो गया, ये उठा 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 और बहुत उठ गया। बताओ साहब, ये इतना उठ गया, अब सिर्फ यहीं पे टिका हुआ है, ये हिस्सा टिका हुआ है। मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब फ्रिक्शन फोर्स तो काम कर रहा है यार, टॉर्क नहीं देता तो बात अलग है, काम तो करता है कि नहीं? मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन अब इस पॉइंट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना? लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा, ये वेट कहाँ काम करेगा? वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? अब मुझे इस फोटो को देख के बताओ, इस समय फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा? फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा? एन का टॉर्क क्या होगा? इस एमजी के टॉर्क का डायरेक्शन देख के बताओ, एमजी का टॉर्क का डायरेक्शन ये क्या होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये रोकना चाहता है कि पलटना चाहता है? बताओ, इतनी देर से बेचारा जो गरीब बचा रहा था, यही तो पलटने से रोक रहा था ना, अब यही पलट रहा है। बताओ मैंने हाथ लगाया क्या अभी? इस फोटो में मुझे हाथ लगाने की जरूरत है क्या? अब जो पलटने से बचा रहा था वही पलट रहा है। काम की बात सुन लो, पलटने की कंडीशन बता रहा हूं साहब। पलटने की कंडीशन क्या है? जब तक वेट का लाइन ऑफ एक्शन इस बॉडी के बेस के अंदर बना रहेगा ना, ये पलटने से रोकेगा। जब तक वेट का लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के बेस के अंदर रहेगा, ये इसको पलटने से रोकेगा। जैसे ही बेस के बाहर आएगा तो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? पलटेगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है? वेट का लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के बेस के अंदर है तो क्या करता है? पलटने से रोकता है। जैसे ही वेट का लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के बेस के बाहर जाता है तो ये खुद पलटता है। इस समय हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं बेस चौड़ा होना चाहिए। अरे बेस मजबूत नहीं, बेस चौड़ा होना चाहिए। अरे पलटने से रोकना है तो बेस छोटा या बड़ा?
मतलब चौड़ा होना चाहिए। अरे समझ रहे हो? ये देखो, एक तो ये आड़ा और एक ये खड़ा, ये दिख रहा है आपको? अबे दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, बताओ किसका बेस चौड़ा है, वो आड़े का कि खड़े का? अरे ये 1 और ये 2, 1 का कि 2 का? 1 का। अब बताओ मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो इसका सेंट्रोमास जल्दी बाहर निकलेगा, मतलब बेस के जल्दी बाहर निकलेगा, इसके लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा, इसको उठाने के लिए दम लगाना पड़ेगा, एंगल और बनाना पड़ेगा नीचे से। अरे समझ रहे हो भाई? है ना? मुझे बताओ किसको पलटना ज्यादा आसान, किसको, आड़े को कि खड़े को? कम छोटे बेस वाले को कि चौड़े बेस वाले को? ठीक है, तो पहला पॉइंट, वेट का लाइन ऑफ एक्शन जब तक बॉडी के बेस के अंदर रहेगा उसको पलटने से रोकेगा। जैसे वेट का लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के बेस के बाहर जाएगा वो खुद उसको पलटेगा, है ना? तो इसके लिए हम बोलते हैं कि बेस क्या होना चाहिए? चौड़ा। अरे होना चाहिए, है ना? चलो बना लो पहले। ठीक है, अच्छा पहला थियोरेटिकल पॉइंट, हाथ लगाने पे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है। कोई बॉडी टिकी हुई है, इक्विलिब्रियम में बनी हुई है, कोई हाथ लगाता है आकर के, तो नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन तो वही mg होगा, लेकिन शिफ्ट होता जाएगा। हाँ, उसका टॉर्क भी कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास आएगा उसका टॉर्क कम होगा ना। इस समय तो इसका टॉर्क ही 0 हो गया। अरे हो गया भाई। आओ बना लिया, तो नोट डाल लो, पॉइंट लिख लो। बना चुके भाई? मतलब जब तक वेट का लाइन ऑफ एक्शन बेस के अंदर है तब तक वो पलटने से रोकेगा, और जैसे ही बेस के बाहर जाएगा ना वो खुद पलटेगा, हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो ना, इस समय आखिरी फोटो में मैंने हाथ लगा रखा है क्या? मैंने तो छोड़ दिया। अब हाथ लगाओ, अगर रोकना है तो रोकना है तो लगाओ हाथ, वरना छोड़ दो, हो गया काम, पलट जाएगा खुद ही। बड़ी बड़ी चीजें पलट देते हैं ऐसे। खड़ी हुई अलमारी घर में बच्चे पलट देते हैं कई बार, भागते दौड़ते। नहीं, धक्का लगा यार, जोर से धक्का लगा, भागते भागते। नहीं, बेस चौड़ा होगा तो पलटना मुश्किल है, और बेस थोड़ा छोटा होगा तो पलटना आसान है। अच्छा, एक मैंने सेंट्रोमास की प्रॉपर्टी बताई थी आपको, याद करो। याद है, गाड़ी पलटते समय सेंट्रोमास के बारे में कहा था, सेंट्रोमास जितना ऊपर होगा पलटना आसान होगा, और सेंट्रोमास जितना नीचे होगा पलटना मुश्किल होगा। रेसिंग कार, नॉर्मल कार, ट्रक, ट्रैक्टर, है ना, कार, जीप, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, है ना? तो भैया मैं दो चीजें अब लिंक कर रहा हूँ, एक चौड़ाई और एक एक ऊंचाई। जितनी ऊंचाई ज्यादा होती है ना, सेंट्रोमास उतना ऊपर जाता है, पलटना क्या होता है? आसान। और जितनी यहाँ पर ऊंचाई कम होगी पलटना क्या होगा? मुश्किल। ऐसे ही चौड़ाई, जितनी चौड़ाई ज्यादा होगी पलटना मुश्किल होगा, और चौड़ाई कम होगी तो पलटना। मतलब क्या होता है, ये अलमारी वगैरह लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, जब एक जगह से, तो लिटा के मत ले जाओ। अगर खड़े करके लिटा के ले जाएंगे तो बहुत जगह खाएगा, उसके ऊपर कोई सामान रखना पड़ेगा, या तो वो टूटने टूटने की संभावना। वो खड़ा करके ले जाते हैं तो क्या करते हैं? बांध के रखते हैं, बांध के रखते हैं। अगर नहीं बांधेंगे तो क्या होगा? टपक जाएगी।
अगर नहीं मानेंगे तब गिरेगी यार, सीधी सी बात है ना, टॉपल हो जाएगी, या तो फिर स्पीड फिक्स हो गई, इससे ज्यादा तेज चलानी नहीं गाड़ी, है ना। तो ऐसे केस में क्या करो, या तो उसको सीधे लिटा के ले जाओ, या फिर खड़ा करके ले जाते हो तो बांध के ले जाओ। अब मेरी भावनाएं समझ रहे हो? क्योंकि अच्छा मैं और एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल दूं आपको, है ना। आपने बचपन में, यार तुम तो खिलौने वाले लोग ही नहीं, तुम बचपन के खिलौने क्या बोलूं तुमसे मैं, तुमने तो न जाने कौन कौन से खिलौने खेले हैं। तुमने बचपन में खिलौने देखे हो, मतलब अभी बड़े होकर के तुमने खिलौना देखा हो तो एक रबड़ का गुड्डा आता था, उसको मारो वो खड़ा हो जाता है, मतलब आप मारोगे वो वापस से रिवर्स बैक आएगा, देखा? यही प्रॉपर्टी काम आती है उसमें। क्या होता है उसमें, अगर आप गौर से देखोगे, कभी हाथ लगा के उसको देखोगे तो ऊपर तो हवा होती है, नीचे रबड़ भरा होता है, नीचे भारी रबड़ भरा होता है, मतलब पूरा पूरा मटेरियल उसका जो है ना नीचे है। तो मटेरियल नीचे करने से क्या होता है, सेंटर मास उसका नीचे शिफ्ट हो गया। अब सेंटर मास नीचे शिफ्ट हो जाता है ना, तो उसके सेंटर मास के बेस के बाहर निकलने की संभावना कम हो जाती है। आप जब उसको मुक्का मारते हैं, वो जाता तो है, लेकिन वो वेट का लाइन ऑफ एक्शन बेस के अंदर रहता है तो वापस पलट जाता है। ये वेट का लाइन ऑफ एक्शन बेस के अंदर रहेगा ना, वो वापस पलट जाएगा, मतलब यूं जाएगा फिर पलट जाएगा। क्योंकि तुमने फोर्स तो हटा दिया ना, क्या फोर्स लगातार लगा रहे हो क्या, है ना। तुम उसको दबा करके रख दोगे, है ना, जैसे छोड़ के खड़े हो गए फिर खड़ा हो जाएगा। और मेरी भावनाएं समझ रहे हो? जब तक वेट का लाइन ऑफ एक्शन बेस के अंदर रहेगा ना, ये इसको पलटने से रोकेगा। और उसके लिए सेंटर मास को झुकाओ, जितना नीचे ला सकते हो बढ़िया, बेस से निकलने की संभावना कम हो जाएगी। मैंने कहा ना हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो सेंटर मास झुका हुआ रहेगा, तो बेस से निकलने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। पानी के जहाज, बड़े बड़े जहाज, है ना, बड़े बड़े जहाज क्या होते हैं, लहरों से डूबते नहीं है, है ना भाई, सुनामी आ जाए तो फिर भी डूब जाएगा यार, है ना। छोटे मोटे क्या होता है, छोटी मोटी लहरों से डूबने वाले नहीं है। कारण क्या होता है, उसको बनाते समय जो हैवी मटेरियल लगाते हैं, आयरन वायरन, वो सब कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। ऊपर तो लकड़ी के तख्ते लगते हैं, ऊपर लकड़ी के तख्ते लगते हैं, मतलब हल्का मटेरियल ऊपर लगता है, और भारी भारी मटेरियल कहाँ लगाते हैं, नीचे, ताकि सेंट्रो मास कहाँ जाए, इसका नीचे। अब जहाज का सेंट्रो मास जितना नीचे होगा ना, वो लहर आने से वो थोड़ा टेढ़ा भी होगा, तो सेंट्रो मास का जो लाइन ऑफ एक्शन है, बेस का लाइन ऑफ एक्शन है, जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन है, वो उसके बेस के बाहर नहीं निकलेगा, और बेस के बाहर नहीं निकलेगा तो वो वापस से उसको सीधा कर देगा। मतलब लहर आई, थोड़ा सा लहराया, थोड़ा सा लहराया, वापस से क्या हो गया, सीधा हो गया। कारण तुम्हारे सामने। जब तक वेट का लाइन ऑफ एक्शन बेस के अंदर बना रहेगा, वो क्या होगा, उसको पलटना पॉसिबल नहीं है। भाई अलमारी को भी कोशिश करके देख लो, क्या हर हर धक्के में पलट जाती है? एक फोर्स मारा, है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, वापस आ जाती है। कारण क्या है, जब तक वेट का लाइन ऑफ एक्शन बेस के अंदर है, उसको पलटना पॉसिबल नहीं। तो 2-3 पॉइंट दोबारा बोल रहा हूँ। पहली चीज, हाथ लगाने पे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर पलटने में किसका हाथ, पलटने से रोकने में किसका हाथ, वेट का। जब तक वेट का लाइन ऑफ एक्शन बेस के अंदर है, क्या पलट पाओगे? जैसे बाहर निकलेगा तो पलट दो। तीसरा, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, हाइट, हाइट कम होनी चाहिए। आ जाओ लिख लो, पॉइंट लिख लो, लिख ले। टू टॉपल द ऑब्जेक्ट, टू टॉपल द ऑब्जेक्ट, टॉपल द ऑब्जेक्ट, required minimum force, required minimum force, required minimum force directly proportional to width, directly proportional to width, directly proportional to width, and inversely proportional to height, and inversely proportional to height of object, inversely proportional to height of object, inversely proportional to height of object, inversely proportional to height of object. Second point लिख लो, second point लिख लो, on applying force, on applying force, on applying force, on applying force, normal reaction shift, normal reaction shift, normal reaction shift away from center of mass, away from center of mass. पहले सेंटर ऑफ मास पे मिल रहा था, अब दूर मिलेगा, और फिर दूर मिलेगा ना यार। अगला लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट लिख ले भाई। When line of action of weight, when line of action of weight present inside, present inside, present inside a base, present inside a base, present inside a base, base of object, inside a base of object,
base of object, then body does not topple. Body does not topple. Body does not topple. अबे नहीं पलटेगी, रोकेगा ये, और जैसे बेस के बाहर पलटेगा। अच्छा, पहला पॉइंट मैंने बोला ना कि विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट के इनवर्सली। एग्जैक्ट निकालते हैं कितना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं साहब, और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इस खड़े हुए को पलटना। ये लो साहब, इसका मास दे रहा हूं मैं m, हाइट दे रहा हूं h, मास m है, हाइट h है, और विड्थ w है, इसकी चौड़ाई w है। मैं इस पे हाथ लगाता हूं साहब, यहां पे हाथ लगाऊंगा। ये बोल रहा है कि नीचे से x डिस्टेंस पे हाथ लगा रहे हैं साहब। दिख रहा है हाथ तुम्हें? अबे हाथ दिख रहा है? एक दिख रहा है कि दो दिख रहा है? दूसरा कौन होगा? बोलने की जरूरत है मुझे? क्या बिना फ्रिक्शन के पलट पाते क्या? अगर पलटना है तो फिर दो चाहिए होते यार। और दो भी कहाँ? एक ही बॉडी पर कि अलग अलग पर? एक ही पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट। एक चलाने वाला और एक को टांग अड़ानी पड़ती और एक को धक्का मारना पड़ता। खाली टांग अड़ाने से भी नहीं गिरेगा, खाली धक्का मारने से भी नहीं गिरेगा। अरे समझ रहे हो ना? कई बार क्या होता है कि टांग भी नहीं अड़ाते लेकिन धक्का मारते फिर भी गिर जाता है ना? वो क्या होता है, खुद रोक रहा होता है अपने आप, खुद गिरने से, खुद फ्रिक्शन, दूसरा फ्रिक्शन होता है। पर मेरी भावनाएं समझ रहे हो ना? तो कम से कम एक चाहिए कि दो चाहिए? चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या निकालना है देख लो। फाइंड आउट force required to topple the object. Force required to topple the object in a given condition. In a given condition. ये फोटो में जो कंडीशन दे रखी है। सेकंड, फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड in a given condition. Friction force required in a given condition to topple the object. तीसरा, थर्ड लिखो, थर्ड, minimum force required to topple the object. Minimum force required to topple the object. फोर्थ लिख लो, minimum friction force required to topple the object. पलटने के लिए मिनिमम फ्रिक्शन बोल रहा है साहब कितना? क्वेश्चन सुन लो फिर से। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो फोटो में दिख रहा है ना कंडीशन, इस कंडीशन में कितना हाथ लगाएं ताकि पलट सके। बोल रहा है फोटो में जो दिख रहा है इस कंडीशन के लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, फिर बोल रहा है मिनिमम कितना चाहिए। अगला क्वेश्चन तीसरा चौथा क्या बोल रहा है? मिनिमम कितना चाहिए। ये बोल रहा है कि अभी कितना चाहिए, और तीसरे चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिनिमम कितना चाहिए। चलो कुल मिला के आओ, मुझे बताओ फ्रिक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बिना फ्रिक्शन के पलट पाओगे? कहां काम करेगा? जमीन पे? ये लो, यहां फ्रिक्शन काम करेगा भाई, अरे करेगा। लेकिन मुझे बताओ ये पलटेगा किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पलटेगा कि नहीं पलटेगा? तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या फ्रिक्शन कोई टॉर्क देगा क्या? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा? क्या पलटने में इसका कोई हाथ है क्या? क्या एफ का हाथ होगा क्या? क्या एमजी का कोई हाथ होगा क्या? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक जो फोटो बनाया था उसमें दिखाया था मैंने कि एमजी पलटने से रोकता है, एफ जो होता है वो पलटता है, और नॉर्मल रिएक्शन ही पलटता है। ये बताया था। अभी फोटो देखो इससे पहले वाला, है ना? मुझे नॉर्मल रिएक्शन की मदद नहीं चाहिए भैया, क्योंकि हमें पता है कि धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कम होता जाएगा, लास्ट में नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा। धोखा दे जाएगा ये तो। अब ये तो नाटो हो गया, यूक्रेन तो मर जाएगा बेचारा। मतलब बोले कर ले तेरे साथ है, और बाद में भाग जाएंगे, है ना? उकसाएंगे, बोले तू रशिया को छेड़ दे। होता ना कि रशिया को छेड़ तू, हम तेरे पीछे खड़े हैं। बेचारा छेड़ के आ गया और कोई नहीं आया उसके पीछे, है ना? सोच रहे हैं, बोले अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, है ना? बोले यूएनओ में मीटिंग बुलाई है, मीटिंग खेल रहे हैं। बोले हम गए तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। अबे तो पहले उकसा क्यों रहते गरीब को? बोलता ना पड़ोसी से प्यार से रहे, है ना? तुम विश्व युद्ध नहीं चाहते थे तो बोलते अपने पड़ोसी से प्यार से रहो, क्या को लड़ झगड़ रहे हो?
है ना, उसको पहले उकसा रहे हो कि वो मत मानना, उसकी मत सुनना, तू हमारी सुनना, और हम तेरे पीछे हैं। तू किसको भारी मानता है? तेरा भाई बहुत बड़ा आदमी है ना। पहले तो अमेरिका उकसा रहा उसको, हर मतलब सबसे कंडम कंट्री अमेरिका, हर जगह उंगली कर जाते हैं, है ना, भाग जाते हैं वहां से, फिर वहां से भाग जाते हैं। यार मतलब दिखाते हैं अपने आप को ऐसा अमेरिका वाले की भाई पूरी दुनिया की जिम्मेदारी इन पे है। वो पिक्चरें देखो उनकी, मूवी जो आती है उनकी, अमेरिका वाले मूवी बनाते हैं, है ना, बोले दुनिया पे खतरा आया, दुनिया को कौन संभाल रहा है? अमेरिका। इंडिया का कहीं नाम ही नहीं लेते, है ना। वो डूब रहा है, 2012 पिक्चर, दुनिया डूब रही है, उनको बचा रहे हैं साहब, इंडिया इंडिया को डूबते हुए दिखा रहे हैं। एलियन आ रहे हैं दूसरे ग्रह से, दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका। दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है ना। वो क्या सारे हिसाब किताब धरती पे होते हैं, है ना एक दिन सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है। अब वो बेचारे रो रहे हैं, लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं अमेरिका वाले, है ना, हर जगह टांग अड़ाने पहुंच जाते थे। वो अपने पाकिस्तान को फोकट में, पहले वो ओसामा के चक्कर में फोकट में देते थे, ले लो पैसा, ले लो इतना फंड, ले लो हवाई जहाज, ले लो तुम। वो ओबामा को भाई मारना था ना, ओबामा को, उनको पता नहीं ओसामा को, मतलब ओबामा को ओसामा को मारना था, भावनाओं को समझो। तो उस चक्कर में वो पाकिस्तान भी छाना, दो दो दो, और छुपा रखा अपने यहीं, छुपा भी अपनी रखा। मतलब वो भाई ऐसे मूर्ख लोगों का फायदा कौन नहीं उठाएगा, है ना, ऐसे मूर्ख लोगों का फायदा कौन नहीं उठाएगा। मतलब अमेरिका की पॉलिसी अजीब है, कुछ भी पॉलिसी बना लेते हैं, चलो बोले अपनी वो दिखाने के लिए पॉलिसी। अब आजकल कुछ चुपचाप बैठे हैं, करेंगे कुछ करेंगे, क्या करेंगे? यूएनओ में मीटिंग करेंगे, है ना। अब इंडिया से उम्मीद कर रहे हैं, अब इंडिया के यार 70% सारा जो अपने खिलौने, मतलब बंदूकें हवाई जहाज, सारे बंदूकें, पूरा एयरक्राफ्ट, 70% अपनी रशियन है, हवाई जहाज सारे रशियन, पूरी अपने जो अपने पनडुब्बियां वगैरह सब रशियन, और 70% अपने हथियार उनके, अपन उनके खिलाफ बोलेंगे क्या? बोलेगा नहीं दे रहा मैं तो, जाओ, क्या करोगे तुम, है ना। मतलब एक तो है ना कि पुराने लोगों ने अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया, करें बनाए, फैक्ट्रियां में लगाओ, बनाओ अपने यहाँ, है ना। अब ठीक है, अब जो है वो तो भुगतना पड़ेगा, जो परिस्थिति है उसमें। क्या इंडिया क्या करेगा? चुपचाप रहेगा भैया, अपने को वापस ले आते हैं, अपने स्टूडेंट को वापस ले आते हैं। अब बेचारे स्टूडेंट जब दोबारा वहां जाएंगे तो यूक्रेन वाले उनको क्या करेंगे कि तुम्हारे इंडिया ने मदद नहीं करी हमारी, है ना। चलो खैर, वो तो खैर पहले भी है, यूक्रेन पहले भी अपना इंडिया के खिलाफ वोटिंग करता रहा है। अब अपन चुपचाप देखेंगे और क्या, तो लड़ो तुम, हम क्या करें, हम तो अपनों को बचाते हैं, आ जाओ। तो और क्या करें यार। अब या तो ऐसी क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी आप प्यार प्यार से रहो यार, क्यों लड़ झगड़ रहे हो, आपस में निपटा लो, दूसरे तीसरे को बीच में बताने दो। अब वो कश्मीर के लिए उछलता है, पाकिस्तान जाता है बार बार, और हम बोलते हैं हमारा इंटरनल मैटर हम देख लेंगे। वो आते हैं बीच में कि हम कुछ करें क्या। ऑस्ट्रेलिया, अभी बीच में ऑस्ट्रेलिया आया था, हम उसके उसके समझ की बाहर की बात है। वो बीच में ऑस्ट्रेलिया उछल रहा था कि हम मदद, हम बातचीत में आ गए हैं क्या। वो मोदी ने कहा बैठ जा, तू बैठ जा, हम निपट लेंगे आपस में। मतलब ठीक है ना, दूसरे को क्यों, चाइना वाले आते हैं, वो क्या चाइना की तो आदत है, रात को सोओगे थोड़ा झंडा आगे गाड़ देंगे वो। तो अब उनको उनको उन्हीं की पॉलिसी से हराओ, जवाब तो देना पड़ेगा ना। चलो आओ वापस क्वेश्चन पे लौटो। तो भैया यहाँ फ्रिक्शन की जरूरत है कि नहीं है? आओ वापस लौटो, नॉर्मल रिएक्शन की से बात चल रही अपनी। मैं चाह रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन की मदद ना ली जाए। अभी हमने फोटो में देखा था कि नॉर्मल रिएक्शन मदद कर रहा था कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, है ना, फोर्स तो पलटने की कोशिश कर ही रहा था। वो नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा था घबरा मत, तेरा भाई खड़ा है। और हमने उस भाई को देखा है, थोड़ी देर बाद वो भाई का टॉर्क जीरो हो जाता है ना। तो उसकी मदद लेनी है कि नहीं लेनी? कोई चाहता है उसकी मदद लेना? अपने हाथ से काम चलेगा? तो हम नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क को मान ही नहीं रहे, हम बोल रहे कि नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी जीरो है, हमें मदद नहीं, हमें नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी नहीं चाहिए। तो बचा कौन? बचा एफ का टॉर्क और एमजी का टॉर्क। ये एफ का एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, एक्स, और इस एमजी का कितना, ये एमजी का हो गया W/2। हमें दिख रहा है भाई, क्या चाहते हो, पलटना कि रोकना?
पलटना, तो इस एफ का टॉर्क ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी। अरे होना चाहिए भाई एम जी के टॉर्क से। मैंने नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क को कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि हमें बताया धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन उधर पास जाता जाएगा, और पास जाता जाएगा तो उसका टॉर्क कम होता जाएगा, और लास्ट में तो उसका टॉर्क खत्म हो जाएगा। हम तो उसके भरोसे अगर कैलकुलेशन कर ली हमने हमने सारी कैलकुलेशन उसके भरोसे कर ली, तो थोड़ी देर बाद कैलकुलेशन फेल हो जाएगी, है ना। बोले बोले तुम आपने कहा था इतने की जरूरत पड़ेगी, हो ही नहीं रहा है, तो ये तो पलट ही नहीं पाया। तुम तो बोलोगे मैं तो इतनी की व्यवस्था करके गया था, मैंने पूरा तो जितना आपने बोला था उतना ही हाथ लगाया, है ना। रोज एक्सरसाइज करी मैंने, तो दम तैयार किया, इतना हाथ लगाया मैंने तो कर ही नहीं पाया। तो समझ रहे हो, क्या नॉर्मल रिएक्शन की मदद लोगे, क्या नॉर्मल रिएक्शन की मदद लोगे। हाँ, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की मदद नहीं लेंगे। एफ का टॉर्क ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी का टॉर्क। आओ बोलो एफ का टॉर्क, बोलो एफ इंटू कितना एक्स, एम जी का टॉर्क कितना एम जी इंटू कितना डब्ल्यू बाई टू। भैया एफ का आंसर आ गया, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना एम जी बाई टू इंटू डब्ल्यू अपॉन एक्स। तो भैया पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। फोटो में जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन में इतना फोर्स लगाओगे तो पलट लोगे, इससे ज्यादा लगाओगे तो भी पलट लोगे, लेकिन इससे कम लगाओगे तो पलटना पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये चल रहा है क्या, क्या ये चल रहा है क्या, क्या ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या। जब नहीं चलता तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन होता है ना। तो मुझे बताओ इस समय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एफ के बराबर। इस समय फ्रिक्शन फोर्स एफ के बराबर, है ना। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। आ जाओ साहब बोल दो फ्रिक्शन फोर्स, बोल दो कितना है। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ, आंसर क्या बोलोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी बाई टू डब्ल्यू अपॉन एक्स। ये लो, ये फ्रिक्शन आ गया भैया, ये फोटो वाली कंडीशन के लिए फ्रिक्शन आ गया। इतने फ्रिक्शन की जरूरत है, इस समय इतने फ्रिक्शन की जरूरत है। अच्छा, इतना फ्रिक्शन होगा तो पलट लोगे, नहीं तो क्या होगा, फिसलेगा। फिर क्वेश्चन एनएलएम का बन जाएगा। एनएलएम में भी तो ऐसे क्वेश्चन किए ना, एनएलएम में ब्लॉक वाले क्वेश्चन नहीं किए तुमने, हाथ लगाने पे ब्लॉक क्या पलटते थे क्या। एनएलएम वाले चैप्टर में हाथ लगाने पे ब्लॉक पलटते थे क्या, वो फिसलते थे, चलते थे, ट्रांसलेशनल मोशन होता था। तो भैया इतने फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर जिस दिन इतने फ्रिक्शन की व्यवस्था हो जाए, पलटने के बारे में सोचना। अगर नहीं है ना, इतना फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे, तो फिर फिसलेगा, ये पलटेगा नहीं, फिर आगे ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, क्वेश्चन एनएलएम का बन जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरी भावना, मतलब ऐसे ब्लॉक ब्लॉक वाले क्वेश्चन अपन ने एनएलएम में खूब किए। वो कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना, रस्सी से बांध के टेंशन निकालना, अब एक्सेलेरेशन निकालना आगे पीछे, खूब काम किया अपन ने। तो वहां क्या मानते हुए किया, पलटते हुए कि चलते हुए। हाँ, तो चीज तो यही थी ना, अब यही ब्लॉक था ना, है ना। वहां पे पलटता नहीं था, यहाँ के पलटने लग गया, तो कुछ तो फर्क रहा होगा ना। ये थोड़ी होता है कि सर वहां पे पलटना पड़ा नहीं था इसलिए अपन ने बात नहीं की, अब पढ़ लिया, आज के बाद नहीं करोगे बात। कब हाथ लगाने में पलटता है, कब हाथ लगाने में फिसलता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो पता होना चाहिए कि नहीं, मालूम पड़ा तुम सोच के जाओ कुछ और हो जाए कुछ। तुम चाहते हो कि चले और ये पलट जाए ऐसा। अरे समझ रहे हैं क्या भाई, क्या है, क्या है, हद हो गई। आओ दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे आओ, ये तीसरे क्वेश्चन पे आओ। भैया तुम्हारे को अगर बीच में तुम्हारी टंकियां छोटी हैं, स्टोरेज कैपेसिटी कम है, तो ब्रेक में खाली कर लिया करो, है ना। ये बीच बीच में उठ के जाने की जरूरत नहीं है, जाते हो तो फिर आना मत, आओगे तो बेइज्जती तगड़ी होगी। आ जाओ, देखो अगला हो साहब, नेक्स्ट। अब ये मैंने बोला कि साहब मिनिमम कितने की जरूरत है पलटने के लिए, मिनिमम हाथ कितना लगाए, इसको देख के बताओ। ये हाथ लगाया था ना तुमने, अब यही तो हाथ लगाया था। ये एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं एक्स बदलूंगा तो हाथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, देख करके बताओ। ये एफ का वैल्यू मिनिमम कब आएगा, जब एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी एफ मिनिमम होगा ना। मतलब मैं मिनिमम एफर्ट से पलटना चाहता हूं तो कहां हाथ लगाऊं, सिर पे हाथ लगाऊं या पांव पकड़ूं। क्या पांव पकड़ के पलट सकता हूं, क्यों नहीं। अरे मिनिमम नहीं, अगर पांव पकड़ लिया तो एक्स जीरो हो जाएगा, और एक्स जीरो तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट अमाउंट। क्या कोई है बाहुबली, कोई है दारा सिंह, पांव पकड़ के पलट लेगा कोई। कोई बोलता है कि मैंने पांव पकड़ के पलट दिया, सच बोलता है झूठ बोलता है। इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स चाहिए, थोड़ा सा ऊपर पकड़ा होगा, बिल्कुल पांव पकड़ के पलटना पॉसिबल नहीं है। अबे घुटने पकड़ के पलट सकते हैं, है ना। ये पंजे पकड़ के कोई पलट पाएगा क्या, पलटना पॉसिबल है क्या। तो मिनिमम एफर्ट के लिए कहां से पलटा जाए, बोलो, सिर पकड़े या पांव पकड़े। हाँ समझ रहे हो भाई, देख लो, अब तुम देख लेना वो तो। आओ साहब, एक्स का वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम जहां होगा वहां पर ये फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। कितना है मिनिमम वैल्यू निकाल दो।
मिनिमम वैल्यू निकाल दो तो mg/2 ये क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू h के बराबर है। अब x का मैक्सिमम वैल्यू h के बराबर है, ये मिनिमम फोर्स आ गया भैया, इतना चाहिए, इतना चाहिए। अगर पलटना चाहते हो ना तो इतना तो चाहिए। ये मैं देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W आ रहा है, अबे आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H आ रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H। चौड़ा ज्यादा होना चाहिए, हाइट कम होनी चाहिए। अरे बताया ना मैंने यार, नोट डलवा दिया मैंने तो। अबे बेस जितना चौड़ा होगा पलटना मुश्किल होगा कि आसान होगा? चौड़ाई ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी पलटना मुश्किल की आसान? हाँ, तो ये सेंटर मास जितना नीचे लाते हो बढ़िया है, और चौड़ाई जितनी ज्यादा रखते हो बढ़िया है। ये बताया ना मैंने, ये खड़ा और ये आड़ा। बताओ यहाँ पर देखो, इस केस में देखो W/H रेशो, और इस केस में देखो W/H रेशो। ये W/H रेशो ये कम है कि नहीं है, यहाँ ज्यादा है कि नहीं है? किस केस में पलटना आसान होगा? ये वाले को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो? दूसरा थ्योरेटिकल पॉइंट सुन लो। अगर आपके पास आज ताकत कम है, आपको लगता है कि आज थक चुके हैं, है ना, कम ज्यादा दम नहीं लगा पाएंगे, तो भैया पलटने के लिए कहाँ फोर्स लगाओगे? सर पे लगाओगे या पाँव पे लगाओगे? मिनिमम एफर्ट से पलटने के लिए ज्यादा मिनिमम एफर्ट से पलटने के लिए फोर्स कहाँ लगाना चाहिए? टॉप पर, टॉप पर, टॉप पर। और ज्यादा की व्यवस्था तो नीचे भी लगाओ ना यार। अरे तुम तो सेंट्रो मास पे लगाओ। क्या ये सेंट्रो मास के रेस्पेक्ट में पलट रहा है क्या? ये तो कोने वाली एक्सेस के रेस्पेक्ट में पलट रहा है। मेरी बात पकड़ में आई भाई? अच्छा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी पूछा इसने बोला फ्रिक्शन बताओ साहब कितना चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन कितना चाहिए? तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू एफ के बराबर ही तो होता है। ये फ्रिक्शन मिनिमम कितना, जब एफ मिनिमम हो, और एफ का मिनिमम वैल्यू कितना? मिनिमम वैल्यू होगा साहब mg/2 इंटू W/H। आगे ना बोलो भाई, ये इतना चाहिए तो पलट लोगे, इससे ज्यादा चाहिए तो भी पलट लोगे, इससे कम होगा तो पलटना पॉसिबल नहीं। अब इतना फ्रिक्शन चाहिए, अगर फ्रिक्शन इतना नहीं है तो कौन सा मोशन? फ्रिक्शन इतना नहीं है तो कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। ये किस चीज के लिए फ्रिक्शन? चलाने के लिए या पलटने के लिए? पलटने के लिए इतना फ्रिक्शन चाहिए। अगर इससे कम कम फ्रिक्शन है ना वहां पर, तो पलटना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा? फिर वो चलेगा। हाँ, बस अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है लेकिन इससे कम है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऐसे केस में ऑब्जेक्ट फिसलेगा कि पलटेगा? फिसलेगा कि पलटेगा? फिसलेगा, पलटेगा नहीं। मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, सुन लो। अगर अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा है तो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स, मैं कह रहा हूं, चलो मैं दोबारा बोलता हूं, सुन लो। ये फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं अपन, इतना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। मान लिया इतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं है सरफेस पर, इतना फ्रिक्शन की व्यवस्था सरफेस नहीं कर पाई, तो वो पलटेगा क्या? क्या चलेगा क्या? अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या बोलोगे? चलेगा। लेकिन ये फ्रिक्शन इससे कम है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे ज्यादा है, और ये वाला पलटने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है, तो सिर्फ चलेगा, फिर पलटेगा नहीं। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई? एनएलएम में क्वेश्चन किया हमने, वहां क्या करते थे? चलाते थे ना यार, क्या वहां पलटते थे क्या? कारण क्या है? वहां पलटने लायक तुम्हारे पास फ्रिक्शन ही नहीं था। मतलब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा है, इतने की व्यवस्था सरफेस पे है ही नहीं, है ना। ये व्यवस्था कौन करेगा? ये तुम्हारा हाथ करेगा कि सरफेस करेगी? हाँ, सरफेस करेगी। सरफेस के पास इतना होना चाहिए ना यार, सरफेस के पास इतना नहीं है तो क्या पलट पाओगे? क्या नहीं पलट पाओगे। फिर क्या होगा? ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। मेरी बात पकड़ में आ गई भाई? चलो आओ बात आगे बढ़ाएं सब। इसमें एक और लेता हूं, एक और देता हूं क्वेश्चन, एक और लो। एक क्यूब दे रहा हूं सब, और क्यूब पे मैं बोल रहा हूं कि मुझे कहाँ हाथ लगाना है। वो हाथ मैं बता रहा हूं तुम्हें, यहां हाथ लगाऊंगा मैं। ये देखो क्यूब, इसकी साइड की लेंथ में ए दे रहा हूं सब, हाइट भी ए, विड्थ भी ए, सब कुछ ए, और इस पे हाथ लगा रहा हूं साहब मैं ये a/2 हाइट पे। देख रहे हो a/2? अरे a/2 मतलब इसके सेंट्रो मास की तरफ लाइन ऑफ एक्शन जा रही है। हम चाहते हैं पलटे, पलटे। क्या सेंट्रो मास के रेस्पेक्ट में पलटेगा? क्या इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पलटेगा ना? ये बोल रहा है कि साहब बताओ यहाँ पर मिनिमम कितना कितना फोर्स अप्लाई करें ताकि इसको पलट सके। लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट minimum force required, minimum force required to topple the object, minimum force required to topple the object, to topple the object। पलटने के लिए मिनिमम फोर्स बताओ साहब कितना होगा? ठीक है, मुझे बताओ फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? क्या बिना फ्रिक्शन के पलट पाओगे? लेकिन फ्रिक्शन टॉर्क देगा क्या? फ्रिक्शन कोई टॉर्क नहीं देगा।
क्या नॉर्मल रिएक्शन की अमेरिका की मदद तुम लोगे क्या? लोगे क्या? तो फिर एफ के अपने अपने दम पे करो यार। फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क के बराबर या ज्यादा होना चाहिए। एफ का टॉर्क mg के बराबर या ज्यादा होगा तो पलट दोगे, कम होगा तो नहीं पलट पाएंगे। mg ये लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। मैं बोल रहा हूं कि साहब इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, a/2। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा साहब, मैं बोलूंगा नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी 0 है, फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0 है। अब पलटना चाहते हो तो एफ का टॉर्क ग्रेटर देन इक्वल टू mg का टॉर्क होना चाहिए। एफ का टॉर्क कितना होगा, f इंटू a/2। mg का टॉर्क कितना होगा, ये भी mg इंटू a/2। तो f का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू mg आएगा भाई। मिनिमम कितना इस केस में, मिनिमम कितना mg। अच्छा कोई फ्रिक्शन पूछे तो कितना, वो भी इतना ही होगा। अगर कोई फ्रिक्शन पूछे तो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है ना, सिर्फ पलटना है अपने को, टॉपलिंग करवानी है। इतना फ्रिक्शन चाहिए भैया mg के बराबर, mg के बराबर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना बोलो, इस केस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1। फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg होता है ना यार, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1 हो गया, होता है क्या 1? फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1 होता है क्या, 1 होता है क्या? तो थ्योरेटिकल बात को पलट पाएगा क्या, कोई पलट पाएगा क्या? हाँ नहीं पलट पाएगा। ये हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं कि भैया इतना दम लगाना पड़ेगा, दम की व्यवस्था तो अपन कर लेंगे। अबे दम तो बहुत है अपने पास, अबे दम तो अपन लगा लेते हैं, है ना, लेकिन वो नीचे दूसरा रोकने वाला फ्रिक्शन वो भी तो चाहिए ना, अरे वो भी तो चाहिए, है ना। वो जिस दिन इतना हो जाएगा पलट दोगे, तो उसके लिए क्या कर देंगे, थोड़ा सा नीचे चिकनाई डाल देंगे, है ना। चिकनाई मैंने कहा चिकनाई से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, वो रोकेगा रोकेगा और पलट देंगे। अपन म्यू का वैल्यू 1 कर लेंगे भैया, 1 से ज्यादा कर लेंगे। मैंने कहा था चिकनाई में म्यू मोर देन 1 भी हो जाता है, डामर वाला एग्जांपल और मैंने दिया था, रसगुल्ले वाला, वो हाथ चिपकते हैं, वो बताया था यार। चलो एक और लो, एक अपने एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल प्रिज्म दिया था साहब, इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म। अब इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड की लेंथ बराबर होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। इसका मास m है, बोल रहा है इसको पलटना है, मिनिमम एफर्ट से पलटना है। तो बोल रहा है कम से कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो, या फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो ताकि इसको पलट सके। ठीक है, सरफेस का और इसके दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो ताकि इसको पलट सके। लिख लो, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट, minimum value of friction coefficient, minimum value of friction coefficient to topple the object, to topple the object, to topple the object। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पलटने के लिए मिनिमम वैल्यू बताओ साहब कितनी होगी, बताओ। फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब फोर्स अप्लाइड मिनिमम होगा। और मिनिमम एफर्ट से पलटने के लिए कहां हाथ लगाया जाए, पांव पकड़ेंगे सिर पकड़े, हाँ टॉप पे हाथ लगाओ। बोला क्वेश्चन में उसने हाथ दिखाया नहीं तुम्हें, इसमें तो तुम्हें हाथ दिखा रहा था, यही लगाऊंगा मैं, तो दिखा रहा था मैं तो यही लगाऊंगा, है ना। वहां तो वहां कुछ दिखा नहीं रहा, और बोल रहा है मिनिमम मिनिमम। हमें पता है मिनिमम के लिए कहां हाथ लगाना पड़ेगा, टॉप पे लगाओ, टॉप पे हाथ। ठीक है, तो भैया यहां पर हाथ लगाना पड़ेगा हमें, टॉप पे हाथ लगाना पड़ेगा, और पलटेगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट। बताओ फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, अरे फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। अब फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का अपन टॉर्क लेते ही नहीं है, फिर फ्रिक्शन का तो हमें पता है कि होता ही नहीं है, अरे होता ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन की मदद हम लेना पसंद नहीं करते, है ना। बोले हमें पता है जो धोखा देगा उसकी मदद नहीं लेंगे हम। ये लो, इन दोनों का टॉर्क 0। एफ का टॉर्क mg के टॉर्क के बराबर या ज्यादा होगा तो पलट लोगे, कम होगा तो नहीं पलट पाओगे। मुझे बताओ mg का टॉर्क कितना, mg का टॉर्क कितना, ये mg इंटू कितना a/2। अब होगा कि नहीं, ये f का टॉर्क बोले तो ये f, ये कितना है a,
ये a/2, तो ये हाइट कितनी होगी? √3/2 होगी। अबे हाँ कि ना? ये लो सॉल्व करो। एफ का टॉर्क बोलो, एफ का टॉर्क कितना होगा? एफ इंटू √3/2a। अबे होगा। mg का टॉर्क कितना? mg इंटू a/2। a/2 कैंसिल, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? mg/√3। अबे हो रहा है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू mg/√3 होगा, है ना? अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू mg होता है। ये लो, म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3 आ रहा है। अबे आ रहा है, तो म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 1/√3 हो गया। इतने की व्यवस्था कर लो तो आ जाना। अगर इतने की व्यवस्था नहीं हो तो पलटने की सोचना ही मत, फिर तुम चला पाओगे? पलट नहीं पाओगे। अरे जिस दिन तुम्हारे पास इतने की व्यवस्था हो जाए आ जाना भैया। बोले आज हिम्मत करके आए हैं, आज हम पलट के दिखाएंगे, है ना? वरना क्या होगा, बिना फ्रिक्शन की मदद के पलटना चाहते हो, दूसरा हाथ खुद लगाओ, या किसी दोस्त को बोले एक हाथ तू लगा, पाँव तू पकड़, सिर में पकड़ता हूँ, पलट देते हैं। अब ये तो तय है कि दो हाथ चाहिए ना यार, एक चाहिए कि दो चाहिए? हाँ, कोई बोलता है कि एक हाथ में पलट दिया मैंने, सच बोलता है झूठ बोलता है? दूसरा कोई ना कोई था कि नहीं था? कौन होगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कम से कम इतना चाहिए। नीचे अगर चिकनी सरफेस है, सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1/√3 से कम है, क्या पलट पाओगे? मैं उल्टा क्वेश्चन बोलता हूं, म्यू का वैल्यू 1/√4 है, म्यू का वैल्यू 1/√4 है, क्या पलट पाओगे? अरे म्यू का वैल्यू 1/√4 है, क्या पलट पाओगे? नहीं पलट पाओगे, फिर पलटना पॉसिबल नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लो भाई, एक और लो। नाली सब नहीं, मैं साहब एक गाड़ी दे रहा हूं आपको, मतलब देखने के लिए, चलाने के लिए नहीं। ये लो एक गाड़ी, बड़ा टोला दे दिया मैंने। ये लो, इसके अंदर एक मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया भाई, इसका क्यूबॉइड रख दिया, लेंथ भी है, हाइट भी है और विड्थ भी है। ये लो, इसकी हाइट है h, इसकी लेंथ है साहब l, और इसकी विड्थ है w। ये लो, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब है, मास भी है इसके पास, दिख रहा है? ट्रक पे रखा हुआ है साहब, है ना? बांधा हुआ नहीं है जंजीर से, चेन से। होता ना वो, तुम स्लैब देखते हो, बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने जो माइन से निकलती हैं, ये ऐसे ट्रोलों पे जाती हैं और चेन से बांध के रखते हैं, वो देखा आपने? है ना? ये चेन से बांधा नहीं मैंने। ये बोल रहा है कि इस ट्रक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताओ अगर इसको सेफ रखना है तो, है ना? या बताओ, चलो गिराना है मुझे तो, टॉपल करना है, मिनिमम एक्सीलरेशन बताओ। मुझे तो इसको गिराना है, पीछे पलटना है साहब, मिनिमम एक्सीलरेशन बताओ ट्रक का। ट्रक का एक्सीलरेशन मिनिमम कितना रखें ताकि ये पलट जाए? लिखो क्वेश्चन, अपने एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखो। फाइंड आउट, फाइंड आउट मिनिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ व्हीकल, minimum acceleration of vehicle to topple the object, minimum acceleration of vehicle to topple the object, topple the object। टॉपलिंग करनी है साहब, बताओ मिनिमम कितना? हमें टॉपलिंग करनी है तो मिनिमम कितना? ठीक है, इस व्हीकल को कितना एक्सेलेरेशन दिया जाए? अब आ जाओ साहब, एक्सेलेटेड फ्रेम, एक्सेलेटेड फ्रेम मतलब इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल। मैं क्या करूंगा पहले? अब अंदर बैठेंगे, अंदर बैठेंगे, अंदर बैठ के न्यूटन, न्यूटन की शूडो शूडो, गाड़ी पर किस ब्लॉक पर, आगे की पीछे, किसी बॉडी पे जो सेंट्रो फोर्स लगता है उसके सेंट्रोमास पे लगता है ना, ये साहब एम ए पीछे की तरफ लगा, शूडो फोर्स एम ए पीछे, और एक एम जी नीचे लगता है। अबे लगता है, और अगर ये ऑब्जेक्ट पलटेगा तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पलटेगा ना? मुझे बताओ, पलटेगा तो इसके रेस्पेक्ट में पलटेगा, पलटेगा भाई। अब बताओ, ये यहां से एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये h/2 है कि नहीं है? अब है कि नहीं है? और यहां से ये वेट का, यहां से डिस्टेंस ये कितना w/2 है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? ये पलटना चाहेगा और ये पलटने से रोकना चाहेगा। अगर ma का टॉर्क क्या क्या बोल रहा है, सेफ रखना है या पलटना है?
पलटना है। अगर ma का टॉर्क ग्रेटर देन इक्वल टू mg का टॉर्क हो गया तो पलट दोगे ना भाई। नॉर्मल रिएक्शन की मदद हम लेते ही नहीं है। तो बता, अमेरिका की मदद हम, नॉर्मल रिएक्शन को भूल जाओ, उसकी मदद नहीं लेंगे हम। तो मदद लेंगे किसकी? ma की। पलटने वाला कौन? ma। रोकने वाला कौन? mg। दिख रहा ना सबको? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों का टॉर्क दिख रहा है कि नहीं? ma पलटना चाहता है, mg पलटने से रोकना चाहता है। आ जाओ साहब, ma का टॉर्क बोलो। ma इंटू कितना? h/2। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? mg इंटू कितना? w/2। यहां से सॉल्व करो, आंसर क्या बनता है? a ग्रेटर देन इक्वल टू g इंटू w/h। बन रहा है कि नहीं? देख सकते हो, ये एक्सेलेरेशन आ गया साहब। ये आपके पास मिनिमम एक्सेलेरेशन आ गया। मिनिमम एक्सेलेरेशन आ गया g/w/h। इतना दोगे तो भैया पलट लोगे, इससे ज्यादा दोगे तो भी पलट लोगे, लेकिन इससे कम दोगे तो पलटना पॉसिबल नहीं। कौन सा पकड़ में आ रहा है? हाँ बोल बोल, क्या बोल रहा है? एच हाइट, एच हाइट पे क्या लगा दूं? शूडो टॉप पे लगाऊं? वे शूडो, वे क्या बात कर रहा है भाई तू? फोर्स किसी बॉडी पे फोर्स कहाँ लग सकता है? ये शूडो तू लगा रहा है या अपने आप लग रहा है? ये शूडो तूने लगाया कि अपने आप लगा? अपने आप लगा। तो किसी बॉडी पे फोर्स कहाँ लगता है? उसके सेंटर मास पे लगता है। उसको तो हम हाथ लगा रहे थे, हमारी मर्जी थी, कहीं भी लगा सकते थे। वो तो हमारे हाथ में था ना, ये तेरे हाथ में है क्या? शूडो लगना तेरे हाथ में, तेरे हाथ में है। गाड़ी को खड़ा कर दे, नहीं लगेगा। गाड़ी को कांस्टेंट वेलोसिटी चला, नहीं लगेगा। तू गाड़ी को एक्सीलरेट करेगा तो लगेगा। और किसी बॉडी पे कहाँ लगता है? सेंटर मास पे, है ना? पीछे लगेगा और सेंटर मास पे लगेगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें चॉइस हमें दी जा रही थी, तुम पलटो, मिनिमम एफर्ट से पलटो। तो हमारे हाथ में था कि हम कहां पे हाथ लगाते। ठीक है, एक और कर दो साहब जल्दी से। एक साहब गोला है, सीढ़ी पे रखा हुआ है साहब, सीढ़ी पे ऊपर चढ़ाना है मुझे। ये सीढ़ी की हाइट दे रहा हूं आपको h। ठीक है, ये लो साहब, ये गोला, बड़ा सा गोला। अब इतना बड़ा गोला दिख रहा है गोला? ये गोले का मास m और रेडियस दे दी मैंने r। ये रेडियस r। बोल रहा है इसको पलटो, इसको ऊपर चढ़ाओ। बोल रहा है इस गोले को सीढ़ी पर ऊपर चढ़ाना है। ये सीढ़ी है साहब h हाइट की, इसके बाद फिर और सीढ़ी आ जाएगी। ऐसे सीढ़ियां हैं ये सीढ़ी पर गोले को ऊपर चढ़ाना है, स्टेप अप करना है। तो बोल रहा है मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए, कम से कम कितना फोर्स लगाया जाए ताकि इसको पलटाया जा सके, ऊपर चढ़ाया जा सके। सुन लिया भाई? आते समय कार्ड पंच करके जाना, कार्ड पंच करके आना कल से। अगर कार्ड पंच करके आना, और अगर नहीं करके जाते हो तो एब्सेंट का मैसेज जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स के पास। हालांकि मुझे पता है पेरेंट्स तुम ही हो, नंबर तुमने खुद ही दिया हुआ है अपना, नंबर तो तुमने खुद ही दिया हुआ अपना। फिर भी कर लेना यार। अच्छा मेरा दिया है, संभव ही नहीं है, वेरिफिकेशन होता है, हो ही नहीं सकता वो। एक मैसेज आता है वेरिफिकेशन का, शुरू शुरू में जब रजिस्टर्ड कराया होगा, कुछ नहीं आता ये। अच्छा दो नंबर दे रखे थे, उनको भी पता लग गया होगा तू उस्ताद आदमी है ना। चलो आओ, मिनिमम एफर्ट के लिए कहाँ हाथ लगाऊं? कहाँ हाथ लगाऊं? ये मेरे पास चॉइस है, कहाँ हाथ लगाऊं? टॉप पे, पक्का? लो साहब, टॉप पे हाथ लगाऊंगा। अब ये पलटेगा तो किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पलटेगा ना। तो इससे इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी, ये हो जाएगी 2r माइनस एच। अब होगा ना? बताओ, ये सेंटर है, ये रेडियस r है, तो ये भी तो r होगा। ये तो टोटल 2r हो गया, ये h हो गया, तो 2r माइनस कितना हो गया? h। ये इसकी दूसरा एक फोर्स दिख रहा है हमें mg, है ना भैया? ये पलटना चाहेगा, ये पलटना चाहेगा, और mg पलटने से रोकना चाहेगा। अब mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। यार थोड़ी होगा ये यहाँ होता, ये पॉइंट तो r होता, ये पॉइंट वहां है क्या? अबे एकदम क्या यहाँ पर है क्या ये पॉइंट? है ना, ये r कैसे हो सकता है? r तो ये होगा, अबे ये होगा r। ये डिस्टेंस सही है मुझे, ये डिस्टेंस सही है। अब खुद देखो, ये r है, ये r है, ये कितना है? ये r माइनस एच है। अबे r माइनस एच है तो ये निकाल लोगे। ये डिस्टेंस x मानू तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। लो साहब, ये बाहर में जूम करके बनाता हूँ थोड़ा सा। ये है r माइनस एच, ये होगा r, तो ये कितना होगा?
ये होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का स्क्वायर, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ कि ना बोलो? अरे बोलो भाई, आ जाओ साहब, वापस लौटो। क्या अमेरिका की मदद चाहिए? कौन पलटेगा? कौन पलटेगा? एफ। कौन पलटने से रोकेगा? एम जी। तो एफ का टॉर्क, एफ का टॉर्क कितना होगा? एफ इंटू टू आर माइनस एच। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एम जी का टॉर्क। ये होगा एम जी इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर। होगा भाई? ये एफ आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, ये होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर माइनस एच। कौन से पकड़ में आया भाई? अगर इतना है तो पलट लोगे, इससे ज्यादा हाथ लगाओगे तो भी पलट लोगे, इससे कम लगाओगे तो पलटना पॉसिबल नहीं। ये क्लियर हो गया भैया? अरे क्लियर हो गया भाई? सीधे सीधे मैंने क्या बोला? मैंने बोला एफ का टॉर्क ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एम जी का टॉर्क, है ना? ये एम जी का टॉर्क, ये कर दिया साहब। ये एफ का टॉर्क, ये एम जी का टॉर्क, ये वो डिस्टेंस सही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कर लोगे? हो जाएगा? चलो भैया ठीक है, कल टॉर्क पर और कंसेप्ट बताते हैं। तो टॉर्क से टॉपलिंग बता दिया, इक्विलिब्रियम बता दिया, टॉर्क वर्क निकालना सिखा दिया। अब क्या है, फोर्स के बाद जैसे अपन एनएलएम पढ़ते थे ना, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? वर्क पढ़ा था, पावर पढ़ी थी, एनर्जी पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी। वो सारे काम क्या किए थे? चलते चलते। अरे कैसे किए थे? अब ये काम घूमते घूमते करें। तो कल मैं लीनियर मोशन से कंपेयर करके पहले फॉर्मूले बना के दूंगा, फिर उन पे क्वेश्चंस करेंगे।